उसने शुरुआत में सोचा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए अंधकार दानव वंश की 2 करोड़ की सेना से निपटना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने तलवार संप्रदाय की क्षमताओं को बहुत कम आंका था। तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं की दुर्जेय शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह पहली बार था जब उसने समान स्तर पर इतनी शक्तिशाली सेना देखी थी। यह भी पहली बार था जब उसने किसी मानव सेना को समान स्तर के अंधकार दानवों को इतनी बुरी तरह हराते हुए देखा था। उसकी उम्मीदों के विपरीत अंधकार दानव सेना का सफाया करने में तलवार संप्रदाय को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था। इस युद्ध में तलवार संप्रदाय की सेना ने उल्लेखनीय सहजता के साथ प्रदर्शन किया। विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में तलवार संप्रदाय का नुकसान न के बराबर था। जिन दुश्मनों का उन्होंने सफाया किया उनकी तुलना में तलवार संप्रदाय का अपना नुकसान पूरी तरह से महत्वहीन था। दूर के युद्ध क्षेत्र को देखते हुए स्वरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के आश्चर्य वास्तव में अनंत थे। स्वरा को एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि एक दिन शक्ति सिंधु महाद्वीप निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक निर्विवाद शक्ति बन जाएगा। शायद भविष्य में शक्ति सिंधु महाद्वीप पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। यद्यपि शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान शक्ति कमजोर लग रही थी, लेकिन विभिन्न पहलुओं में इसने जो क्षमता दिखाई वह वास्तव में आश्चर्यजनक थी। अपने पूरे जीवन में स्वरा ने कभी तलवार संप्रदाय जैसा कोई संप्रदाय नहीं देखा था। यहां तक कि उसका अपना संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप का अमर खड्ग संप्रदाय भी ऐसा नहीं था। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप ताकत के मामले में अमर खड्ग संप्रदाय जैसे विशाल संगठन से बहुत पीछे था, लेकिन स्वरा ने महसूस किया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास कहीं अधिक क्षमता है। तलवार संप्रदाय का अनुशासन अमर खड्ग संप्रदाय से अतुलनीय रूप से बेहतर था। तलवार संप्रदाय के सदस्य भी कहीं अधिक एकजुट थे। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में वह एक जीवंत और आगे बढ़ने की भावना महसूस कर सकती थी। यदि पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल शक्ति सिंधु महाद्वीप और तलवार संप्रदाय जैसा हो सकता तो अंधकार दानव वंश क्या ही खतरा पैदा कर पाता। दूर युद्ध के दृश्य को देखते हुए विराट के प्रति स्वरा की प्रशंसा और भी गहरी हो गई। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला। भयंकर युद्ध जारी था। स्थानिक मार्ग का ढहना केवल एक छोटी सी घटना थी जिसने उग्र की मुख्य सेना और अंगद के छोटे कबीलों के गठबंधन के बीच चल रहे युद्ध को केवल अस्थायी रूप से रोका था। इसका लोहित सेना और क्षत सेना के बीच के युद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जटासुर ने ढहे हुए मार्ग की ओर एक नजर भी नहीं डाली और क्षत सेना को लोहित सेना के खिलाफ भयंकर आक्रमण जारी रखने का निर्देश देता रहा। उग्र के नेतृत्व वाली क्षत सेना और अंगद के छोटे कबीलों के गठबंधन ने केवल एक धूप जलने तक ही युद्ध रोका था। जैसे ही स्थानिक तूफान थोड़ा शांत हुआ, दोनों पक्षों ने फिर से अपना महायुद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध 10 दिन और 10 रातों तक चलता रहा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसमान काला पड़ गया और पहाड़ तथा नदियां ढह गईं। अंततः क्षत सेना हार गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल से लौटने वाले छोटे कबीलाई गठबंधन ने क्षत कबीले की बहुत सारी ताकतों को भटका दिया था, जिससे उनका शुरुआती संख्यात्मक लाभ अब नुकसान में बदल गया था। शुरुआत में क्षत सेना, जिसमें 2 करोड़ सैनिक थे, का सामना लोहित कबीले के 1 करोड़ सैनिकों से था, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके पास भारी संख्यात्मक श्रेष्ठता थी। लेकिन जब छोटा कबीलाई गठबंधन शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल से 2 करोड़ सैनिकों के साथ लौटा तो स्थिति बदल गई। क्षत सेना के 2 करोड़ सैनिकों के खिलाफ लोहित सेना के 1 करोड़ और छोटे कबीलाई गठबंधन के 2 करोड़ सैनिक थे। संख्या का अनुपात 2 करोड़ बनाम 3 करोड़ हो गया। हालांकि छोटे कबीलाई गठबंधन की ताकत क्षत और लोहित सेनाओं से काफी कम थी, फिर भी उनके पास एक बड़ा संख्यात्मक लाभ था। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद क्षत कबीला अंततः लोहित कबीले और छोटे कबीलों की संयुक्त ताकतों का मुकाबला नहीं कर सका। इस अविश्वसनीय रूप से भयंकर युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। लोहित कबीले ने आश्चर्यजनक रूप से 70 लाख सैनिक खो दिए, जिससे उनके पास केवल 30 लाख बचे। क्षत कबीले ने भी पूरे 1 करोड़ 50 लाख सैनिक खो दिए, जिसके बाद जटासुर बचे हुए 50 लाख सैनिकों को लेकर पीछे हट गया। छोटे कबीलों के गठबंधन ने भी 1 करोड़ 40 लाख सैनिक खो दिए और केवल 60 लाख जीवित बचे। इस युद्ध में पूरे महाकाल कबीले की सेना मारी गई। महाकाल कबीले के प्रमुख कालकेय और हमेशा भाग्यशाली रहने वाला जालिम भी मारा गया। जालिम शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ कई युद्धों में जीवित बच गया था। उसकी किस्मत असाधारण थी, लेकिन वह भी इस युद्ध में मारा गया। केवल महाकाल कबीले की सेना का ही पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। नव सरोवर कबीले के बचे हुए 1 लाख सैनिकों में से 90,000 मारे गए और केवल 10,000 ही जीवित बचे। विराट का चतुर्थ विपत्ति लोक का पुतला अवतार इस युद्ध में लगभग नष्ट हो गया था। हालांकि गंभीर क्षति के बावजूद यह पुतला अवतार अंततः बच गया। इस अविश्वसनीय रूप से क्रूर युद्ध ने भैरव कबीले के पूरे क्षेत्र को भी मलबे में तब्दील कर दिया। इस युद्ध में पूरा भैरव कबीला मिट गया। कंटक महाद्वीप से पूरी तरह से उसका नामो निशान मिट गया। यहां तक कि सांप भी युद्ध के परिणामों में मारा गया। कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश का शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण भैरव कबीले से शुरू हुआ था और अब यह भैरव कबीले के साथ ही समाप्त भी हो गया। इस युद्ध के बाद कंटक महाद्वीप में अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने की क्षमता नहीं रहेगी और इसके बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप की बारी होगी कि वह कंटक महाद्वीप पर जवाबी हमला करे। हालांकि इस युद्ध में क्षत कबीला हार गया और भाग गया, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। हिरण्य और लोहित कबीले के मन में जटासुर और क्षत कबीलों के लिए गहरी नफरत थी। भले ही जटासुर बचे हुए क्षत कबीले के सैनिकों को लेकर भाग निकला, फिर भी हिरण्य का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने लोहित कबीले के बचे हुए 30 लाख सैनिकों का नेतृत्व किया और भाग रहे क्षत सैनिकों का लगातार पीछा किया। स्वाभाविक रूप से छोटे कबीलों के गठबंधन ने भी क्षत के बचे हुए लोगों का पीछा करने में लोहित कबीले का साथ दिया। अन्यथा लोहित कबीले के केवल 30 लाख बचे हुए सैनिक अकेले क्षत कबीलों का पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यद्यपि क्षत कबीले को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ था, फिर भी उसके पास 50 लाख सैनिक बचे थे, जो लोहित कबीले के 30 लाख सैनिकों से काफी अधिक थे।
हालांकि जब छोटे कबीलाई गठबंधन के 60 लाख जीवित सैनिकों को मिला लिया गया तो लोहित कबीले को क्षत कबीले पर काफी बढ़त मिल गई। छोटे कबीलों के मन में भी क्षत कबीले के लिए गहरी नफरत थी। हाल के युद्ध में उनके भारी नुकसान ने उनकी दुश्मनी को और गहरा कर दिया था। क्षत कबीले को भागते हुए देखकर ये छोटे कबीले भी उन्हें आसानी से न छोड़ने के लिए समान रूप से दृढ़ थे। जटासुर अपने बचे हुए 50 लाख सैनिकों के साथ क्षत की ओर एक हताश वापसी का नेतृत्व कर रहा था। उसके बचने का एकमात्र मौका क्षत लौटना था। हालांकि क्रूर ने क्षत के साथ विश्वासघात किया था और लोहित कबीले का पक्ष लिया था, लेकिन जटासुर को यह विश्वास नहीं था कि क्षत में बचे अन्य एल्डर्स भी लोहित के साथ मिल गए होंगे। उसका मानना था कि क्रूर की कमान में क्षत सेना ने केवल इसलिए विश्वासघात किया था क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखा गया था। उसका मानना था कि क्षत लौटने पर वह सेना पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। हालांकि उसकी मूल 2 करोड़ की सेना को भारी नुकसान हुआ था और अब केवल 50 लाख जीवित बचे थे, लेकिन क्षत कबीले के मुख्यालय में अभी भी 2 करोड़ अमर स्तर के विशेषज्ञों की सेना मौजूद थी। अगर उस दुष्ट हिरण्य में उन्हें पूरे क्षत कबीले तक खदेड़ने की हिम्मत है तो वह वास्तव में बहुत सक्षम है। दुर्भाग्य से जटासुर की योजना एकदम सही थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। यदि वह सफलतापूर्वक भागकर क्षत कबीले तक पहुंच सकता तो स्थिति को मोड़ने का मौका मिल सकता था, लेकिन क्या वह जीवित भाग भी पाएगा, यह पूरी तरह से अलग बात थी। जब यह पता चला कि जटासुर अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर क्षत कबीले की ओर जा रहा है तो रास्ते में पड़ने वाले छोटे कबीलों ने लगातार उन पर हमला करने के लिए सैनिक भेजे। इस अवधि के दौरान क्षत कबीले के कार्यों ने पहले ही व्यापक क्रोध पैदा कर दिया था और अब जटासुर के बचे हुए सैनिक स्वाभाविक रूप से अछूत बन गए थे, जिनसे हर कोई नफरत करता था। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि जब जटासुर अपने बचे हुए सैनिकों के साथ क्षत कबीले की ओर पीछे हट रहा था तो वहां तैनात क्रूर ने आसपास के छोटे कबीलों पर हमला करने के लिए लगातार सैनिक भेजना जारी रखा। क्रूर के नेतृत्व में क्षत सेना ने कबीले के आसपास एक के बाद एक छोटे कबीलों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने स्वाभाविक रूप से कंटक महाद्वीप के छोटे कबीलों को और क्रोधित कर दिया। उन्होंने न केवल जटासुर की बची हुई ताकतों पर हमला करना जारी रखा, बल्कि वे क्षत कबीले के मुख्यालय पर हमला करने के लिए भी एकजुट हो गए। क्रूर की हरकतों ने क्षत कबीले को सभी के क्रोध का लक्ष्य बना दिया था। जब जटासुर को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। वह कमीना क्रूर वास्तव में बहुत निर्दयी था। वह हिरण्य के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ऐसा करके वह केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे क्षत कबीले को मौत के मुंह में धकेल रहा था। हिरण्य के तरीके वास्तव में निर्दयी हैं। उसके कार्यों का स्पष्ट उद्देश्य क्षत कबीले को मिटाना है। एक बार जब क्षत कबीला कंटक महाद्वीप पर सभी के निशाने पर आ जाएगा तो वे अपना आधार कैसे बनाए रख पाएंगे। यदि कंटक महाद्वीप के सभी छोटे कबीले क्षत कबीले के खिलाफ खड़े हो जाएं और उन पर हमला कर दें तो सबसे मजबूत क्षत कबीला भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। हिरण्य के तरीके वास्तव में शातिर हैं। अभी भी जटासुर का मानना था कि इन सबके पीछे हिरण्य का ही हाथ है। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से लोहित कबीले के महा एल्डर कौशिक को उनके क्षत कबीले के तीसरे एल्डर क्रूर के साथ साजिश रचते हुए देखा था। यदि क्रूर हिरण्य के आदेश पर काम नहीं कर रहा होता तो वह ऐसा अपमानजनक काम करने की हिम्मत कैसे जुटा पाता। क्रूर की हरकतों के बारे में जानने के बाद हिरण्य के प्रति जटासुर की नफरत और भी बढ़ गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप। 1 महीने तक चले पीछा करने के अभियान के बाद विराट और शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के एक समूह ने तितर बितर होकर भाग रही 2 करोड़ अंधकार दानवों की सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। जो अंधकार दानव शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बचे रह गए थे उन्हें भी तलवार संप्रदाय ने मिटा दिया। इस प्रकार शक्ति सिंधु महाद्वीप को त्रस्त करने वाले अंधकार दानवों का पूरी तरह से सफाया हो गया। इन अंधकार दानवों से निपटने के बाद विराट ने जश्न मनाने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक भव्य दावत का आयोजन किया। विराट इस दावत में बहुत उदार था। उसने न केवल बड़ी मात्रा में प्राचीन दिव्य चाय, प्राचीन महाद्वीप के दिव्य आड़ू, तृतीय विपत्ति गोलियां और चतुर्थ विपत्ति गोलियां प्रदान की, बल्कि सभी को पुरस्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में भुना हुआ मांस भी उपलब्ध कराया। यह दावत पूरे 1 महीने तक चली और फिर जाकर समाप्त हुई। उत्सव के दौरान पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप खुशी से झूम उठा। जश्न की दावत के बाद विराट ने आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने कंटक महाद्वीप के खिलाफ जवाबी हमले की व्यवस्था शुरू कर दी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार दानवों का पूरी तरह से सफाया हो चुका था। अब कंटक महाद्वीप पर जवाबी हमला करने की उनकी बारी थी। कंटक के अंधकार दानवों ने सालों से शक्ति सिंधु महाद्वीप को परेशान किया था और विराट का उन्हें आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के उच्च स्तरीय योद्धा विराट की योजना सुनकर लड़ने के जज्बे से भर गए और युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। जो योद्धा कंटक जाने की तैयारी कर रहे थे उन्हें विराट ने निर्देश दिया कि वे कंटक जाने से पहले रूप परिवर्तन ताबीजों का उपयोग करके खुद को अंधकार दानवों के रूप में बदल लें। हालांकि विराट ने कंटक के खिलाफ जवाबी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन उसका इरादा कंटक के अंधकार दानवों को यह बात पता चलने देने का नहीं था। उसका प्राथमिक उद्देश्य कंटक महाद्वीप पर स्थिति को बाधित करना था। विभिन्न अंधकार दानव कबीलों को आपस में लड़ने के लिए उकसाना था ताकि कम से कम नुकसान के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। यदि वे मानव रूप में खुलेआम कंटक महाद्वीप में प्रवेश करते हैं तो अंधकार दानव तुरंत अपने आपसी मतभेदों को अलग रखकर शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ताकत काफी बढ़ा ली थी, लेकिन फिर भी यह कंटक महाद्वीप की तुलना में काफी कमजोर था। एक सीधे टकराव में शक्ति सिंधु महाद्वीप अभी भी कंटक के अंधकार दानवों का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
हालांकि खुद को अंधकार दानवों के रूप में प्रच्छन्न करके, कंटक महाद्वीप में प्रवेश करके, स्थिति को बाधित करके और विभिन्न कबीलों के बीच कलह पैदा करके, उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करके, कंटक कबीले बिना शक्ति सिंधु महाद्वीप के अधिक प्रयास किए एक दूसरे को कमजोर कर देंगे। विराट की योजना सुनने के बाद दिवाकर, पवन, सूर्यवीर, दुष्यंत, शेखर, रोहन, महारानी रेणुका और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य योद्धाओं ने तुरंत अंधकार दानव वंश का रूप धारण करने के लिए अपने रूप परिवर्तन ताबीजों का उपयोग किया। फिर वे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से कंटक महाद्वीप में दाखिल हुए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सबसे पहले ताबीज सेना का नेतृत्व करते हुए कंटक महाद्वीप पर ओजस कबीले का सफाया किया। फिर उसने दिवाकर, पवन, सूर्यवीर, रोहन, शेखर, दुष्यंत और अन्य लोगों से ओजस कबीले के अंधकार दानवों में बदलने के लिए रूप परिवर्तन ताबीजों का उपयोग करवाया। विराट ने ओजस कबीले के भीतर एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया और साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह भी बनाया, जिससे ओजस कबीला कंटक महाद्वीप पर तलवार संप्रदाय का एक आधार बन गया। यद्यपि विराट ने क्रूर की जगह ले ली थी और अपने षष्ठम विपत्ति लोक के पुतला अवतार के माध्यम से क्षत कबीले पर नियंत्रण कर लिया था, फिर भी क्षत कबीले में बड़ी संख्या में अंधकार दानव मौजूद थे। विराट स्वाभाविक रूप से क्षत कबीले को तलवार संप्रदाय के आधार के रूप में उपयोग नहीं कर सकता था। यदि तलवार संप्रदाय के योद्धा अक्सर क्षत कबीले में आते जाते रहे तो इससे क्षत कबीले के अंधकार दानवों के बीच अनिवार्य रूप से संदेह पैदा हो जाएगा। जोखिम बहुत बड़ा था। सुरक्षित रहने के लिए विराट ने तलवार संप्रदाय के आधार के रूप में किसी अन्य स्थान को चुनने का फैसला किया। काफी सोच विचार के बाद विराट ने अंततः ओजस कबीले को अपना लक्ष्य चुना। ओजस कबीला क्षत कबीले से न तो बहुत दूर था और न ही बहुत करीब, बिल्कुल सही था। ओजस कबीले को नष्ट करके और फिर तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को ओजस कबीले के अंधकार दानवों के रूप में प्रच्छन्न करके कुछ भी गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की पहचान अन्य अंधकार दानवों द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं होगी। ओजस कबीले को नष्ट करने के बाद विराट रुका नहीं। उसने ताबीज सेना का नेतृत्व करते हुए ओजस कबीले के पास 5 छोटे कबीलों को नष्ट करना जारी रखा। फिर इन छोटे कबीलों को ओजस कबीले से जोड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किए। इसके बाद विराट ने तलवार संप्रदाय की विभिन्न युद्ध इकाइयों को भी जुटाया, उन्हें इन 5 छोटे कबीलों के अंधकार दानवों के रूप में बदला और उन्हें वहां तैनात कर दिया। भाई विराट, क्या आपको लगता है कि इन छोटे कबीलों के उच्च स्तरीय सदस्यों का सफाया करना, फिर उनका रूप धारण करके इन कबीलों पर नियंत्रण करना और उन्हें केवल नष्ट करने के बजाय उनकी सेनाओं को अपनी सेनाओं में शामिल करना संभव है? 5 छोटे कबीलों को नष्ट करने के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार का अनुसरण करने के बाद दिवाकर ने विराट को यह सुझाव दिया। उन्हें लगा कि इन छोटे कबीलों को सीधे नष्ट करना बर्बादी होगी। इसके अलावा हमले के दौरान ताबीज सेना को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि ये नुकसान ताबीज सेना के लिए नगण्य होंगे। दिवाकर को लगा कि इन छोटे कबीलों को जबरदस्ती नष्ट करने के बजाय उन्हें अपनी सेनाओं में शामिल करना बेहतर होगा। इस तरह ताबीज सेना को हमला करने में इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा और वे अंधकार दानवों की एक बड़ी सेना हासिल कर सकते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति होगी। यह अच्छा विचार है। दिवाकर का सुझाव सुनकर विराट ने कुछ देर सोचा और अंततः सिर हिलाया। दिवाकर का विचार काफी अच्छा था। वास्तव में दिवाकर का सुझाव क्षत कबीले को नियंत्रित करने के उनके तरीके के समान ही था। उनका तरीका यह था कि चुपके से क्रूर को पकड़ लिया जाए, एक षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार बनाया जाए और फिर क्षत कबीले को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उसे क्रूर के रूप में बदल दिया जाए। विराट ने इन छोटे कबीलों के साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास पहले से ही षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार के रूप में क्रूर और चतुर्थ विपत्ति लोक पुतला अवतार के रूप में रौद्री मौजूद थे। वह और अधिक पुतले नहीं बना सकता था। जितने अधिक पुतला अवतार वह बनाएगा, उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उतना ही अधिक हिस्सा उसे लगाना होगा, जिससे उसकी दिव्य चेतना पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा वह जिस पुतला अवतार को नियंत्रित कर रहा था, उसकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी दिव्य चेतना पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। उस षष्ठम विपत्ति लोक अंधकार दानव पुतला अवतार को नियंत्रित करने के लिए विराट को पहले ही अपनी दिव्य चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करना पड़ा था। बहुत अधिक पुतला अवतार बनाने से संभवतः उसकी साधना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और विराट थोड़े से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहता था। इसलिए जब उसने बाद में इन छोटे कबीलों को नष्ट किया तो उसने बस उनके नेताओं को खत्म करके उनकी जगह अपने पुतला अवतारों को नहीं रखा, जैसा कि उसने क्षत कबीले के साथ किया था। अब दिवाकर का सुझाव सुनकर उसे यह काफी व्यवहार्य लगा। इन छोटे कबीलों के नेताओं को खत्म करने और तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को उनकी जगह लेने से वह और अधिक पुतला अवतार बनाने और अपनी आत्मा पर बोझ बढ़ाने से बच जाएगा, जबकि उसे इन छोटे कबीलों को नियंत्रित करने की भी अनुमति मिल जाएगी। यह जीत की स्थिति थी। इसके बाद विराट ने छोटे कबीलों पर हमला करने के लिए ताबीज सेना का नेतृत्व नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपके से घुसपैठ की, उनके प्रमुखों को मार डाला और फिर दिवाकर, पवन, दुष्यंत, शेखर और अन्य लोगों को इन छोटे कबीलों के प्रमुखों के रूप में बदल दिया। इनमें से अधिकांश प्रमुख पंचम विपत्ति लोक में अंधकार दानव थे। विराट की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें चुपचाप खत्म करना बहुत आसान था। कंटक महाद्वीप, शूर कबीले के बाहर विराट के षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार क्रूर ने क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व किया और शहर के फाटकों पर पहुंच गया। प्रमुख, क्षत कबीले की सेना यहां आ गई है, हम क्या करें? मैं पहले स्थान पर क्षत कबीले को उकसाने से असहमत था और अब देखो क्या हुआ। क्षत सेना हमला कर रही है, हमारा शूर कबीला खत्म हो गया। तुम किस बात से डर रहे हो? बस उनसे लड़ो। लड़ें? क्षत कबीले से लड़ने के लिए हमारे पास क्या है? तुम जानते हो कि क्षत सेना कितनी मजबूत है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कितने कबीलों का सफाया कर दिया है। क्षत कबीले की सेना के आगमन ने शूर कबीले को तुरंत अराजकता में डाल दिया। घबराओ मत,
नीचे के एल्डर्स को घबराहट में आपस में चर्चा करते देख मकरंद ने परिषद कक्ष में मुख्य सीट पर ऊंचे स्थान पर बैठकर कठोर चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा। मकरंद की चिल्लाहट सुनकर एल्डर्स तुरंत शांत हो गए। शूर कबीले के प्रमुख के रूप में मकरंद कबीले के भीतर काफी प्रतिष्ठा रखते थे। क्षत कबीले की सेना आ गई है तो आने दो, हम डटकर उनका सामना करेंगे, मकरंद ने ठंडे स्वर में एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक अंधकार दानव तेजी से परिषद कक्ष में दाखिल हुआ। सूचना! अंधकार दानव ने मकरंद के सामने घुटने टेककर सूचना दी। प्रमुख, क्रूर ने घोषणा की है कि यदि हमारा शूर कबीला तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है तो वे शूर कबीले के गलत कामों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमारे कबीले में एक घास के तिनके को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या यह सच है? मकरंद ने तुरंत पूछा। क्रूर का दूत बाहर खड़ा है, प्रमुख उसे बुलाकर उससे सवाल कर सकते हैं, अंधकार दानव ने कहा। उसे तुरंत अंदर भेजो, मकरंद ने यह सुनकर जल्दबाजी में कहा। जी प्रमुख, अंधकार दानव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, फिर कक्ष से बाहर निकल गया। जल्द ही वह एक अन्य अंधकार दानव के साथ वापस लौटा। क्रूर ने तुम्हें संदेश देने के लिए भेजा है? मकरंद ने अंधकार दानव को देखते हुए पूछा। बिल्कुल, हमारे तीसरे एल्डर ने कहा है कि जब तक आपका शूर कबीला आत्मसमर्पण करता है तब तक हमारा क्षत कबीला आपके पिछले कार्यों को माफ कर देगा और भूल जाएगा। अब से हम सहयोगी होंगे, अंधकार दानव ने मकरंद की ओर देखते हुए कहा। बकवास! तुम्हारे क्षत कबीले के कृत्यों ने पहले ही स्वर्ग और मनुष्य दोनों का क्रोध भड़का दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे शूर कबीले को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। इससे पहले कि मकरंद कुछ बोल पाता, शूर कबीले के महा एल्डर ने गुस्से में अंधकार दानव को फटकार लगाई। आत्मसमर्पण न करने की कोशिश करो, अंधकार दानव ने व्यंग्य किया। यदि तुम्हारा शूर कबीला अड़ियल बना रहता है और विरोध करता है तो उसे गरुड़ कबीले के समान ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वापस जाओ और क्रूर को बताओ कि हमारा शूर कबीला आत्मसमर्पण करता है। यह सुनकर मकरंद एक पल के लिए झिझका और अंततः अंधकार दानव को देखते हुए बोला। प्रमुख, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, शूर कबीले के एल्डर ने चिंतित होकर कहा। हम पहले ही अंगद और अन्य छोटे कबीलों को क्षत कबीले से लड़ने के लिए उनके गठबंधन में शामिल होने का वादा कर चुके हैं। हम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं और अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? यदि हमारा शूर कबीला वास्तव में क्षत कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो हम कंटक महाद्वीप पर अपना सम्मान कैसे बनाए रख पाएंगे? उन्होंने पहले ही गरुड़ कबीले और अन्य छोटे कबीलों से क्षत कबीले से लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाने का वादा किया था। अब उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है और क्षत कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कंटक महाद्वीप पर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। फिर उनके लोगों का क्या होगा? हम बाहर जाकर सबका सामना कैसे करेंगे? अंधकार दानव वंश सम्मान को हर चीज से ऊपर महत्व देता है। यदि वे उसे भी खो देते हैं तो इससे अच्छा तो मौत से लड़ना ही है। मैंने अपना मन बना लिया है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मकरंद ने ठंडे स्वर में कहा। प्रमुख, हमारा शूर कबीला बिल्कुल आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, शूर कबीले के महा एल्डर ने जोर देते हुए कहा। क्षत कबीले के वर्तमान कार्यों ने उन्हें सभी की आलोचना का लक्ष्य बना दिया है। उनका अनुसरण करना निश्चित रूप से हमारे शूर कबीले के लिए अच्छा अंत नहीं होगा। हालांकि क्षत कबीला मजबूत है, हम अपने शूर कबीले के रक्षात्मक व्यूह पर भरोसा करते हैं और हो सकता है कि हम उनसे लड़ने में सक्षम हों। जब तक हम कुछ समय तक डटे रहेंगे, अन्य कबीले निश्चित रूप से हमारा समर्थन करने के लिए सैनिक भेजेंगे। हमारे कई कबीलों के एक साथ आने से हो सकता है कि हम क्षत कबीले की सेना को हराने में सक्षम हो जाएं। यह सब उनके छोटे कबीलाई गठबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। जब तक क्षत कबीला किसी निश्चित कबीले पर हमला करने के लिए सैनिक भेजता है, अन्य कबीले तुरंत उनका समर्थन करने के लिए सैनिक भेजेंगे। लेकिन अब उनके शूर कबीले ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। विश्वासघात के इस कृत्य से उनके शूर कबीले से सभी कबीले घृणा करने लगेंगे। एल्डर, क्या आप इसका विरोध करने के लिए दृढ़ हैं? शूर कबीले के एल्डर के शब्दों को सुनकर मकरंद ने मुड़कर उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं अपने शूर कबीले को ऐसा गलत चुनाव करने के लिए सहमत होने से बेहतर मरना पसंद करूंगा जो हमारे शूर कबीले को रसातल में धकेल दे, एल्डर ने दृढ़ता से कहा। हम एक खच्चर की तरह जिद्दी, तुम मरो। मकरंद ने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली से एल्डर पर प्रहार किया। एल्डर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मकरंद उस पर अचानक हमला कर देगा। मकरंद, तुम! एल्डर सदमे और गुस्से में चिल्लाया। उसने तुरंत मकरंद के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमले को रोकने के लिए अपनी हथेली उठाई। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं जिससे पूरा कक्ष दहल गया। यह परिषद कक्ष शूर कबीले की एक महत्वपूर्ण इमारत थी जिसका निर्माण अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामग्री से किया गया था और इसे शक्तिशाली व्यूहों से मजबूत किया गया था। फिर भी उनकी लड़ाई के भयानक झटकों ने परिषद कक्ष में दरारें डाल दी जिससे यह ढहने की कगार पर पहुंच गया। तुम! महा एल्डर मकरंद को घूरता रहा। उसकी आंखें गहरे सदमे से भरी थीं। रुक रुक कर इन शब्दों को बोलने के बाद उसका पूरा शरीर अचानक एक तेज आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। यह देखकर कक्ष में मौजूद सभी एल्डर्स गहरे सदमे में डूब गए। उनके प्रमुख मकरंद इतने भयानक रूप से शक्तिशाली कब बन गए थे? महा एल्डर भी पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। हालांकि उसने मकरंद के समान आकाशीय बिजलियों का सामना नहीं किया था और उसकी ताकत उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन वह मकरंद के एक प्रहार का भी सामना करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए था कि वह टुकड़ों में बिखर जाए और वहीं मर जाए। मकरंद की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। शायद कोई षष्ठम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी मकरंद जितना शक्तिशाली नहीं होगा। क्या यह संभव है कि मकरंद अपनी असली ताकत को छिपा रहा हो? किसकी हिम्मत है विरोध करने की? एक ही झटके में महा एल्डर को मारने के बाद मकरंद ने कक्ष में मौजूद एल्डर्स पर ठंडी निगाह डाली और सख्ती से पूछा। मकरंद के शब्द सुनकर शूर कबीले के एल्डर्स शांत हो गए। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मकरंद का विरोध करने के परिणाम महा एल्डर के उदाहरण से स्पष्ट थे। कौन उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा? यहां तक कि महा एल्डर जो पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, मकरंद के एक प्रहार का भी सामना नहीं कर सका, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। चूंकि कोई और आपत्ति नहीं करता है तो बात यहीं खत्म करते हैं।
मकरंद ने मौन एल्डर्स की ओर देखा और भावहीन होकर कहा। उस क्षण से शूर कबीले ने क्षत कबीले के सामने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और वे एक अधीनस्थ शक्ति बन गए। मकरंद के इस फैसले का कारण यह था कि यह मकरंद अब असली मकरंद नहीं था। शूर कबीले के मूल प्रमुख मकरंद को बहुत पहले ही विराट ने मार दिया था, जिसने कबीले में स्वाभाविक रूप से घुसपैठ की थी। वर्तमान मकरंद एक रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके बदला हुआ दिवाकर था। जब दिवाकर ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसे पूरे 37 आकाशीय बिजलियों का सामना करना पड़ा था। उसकी ताकत लोमश, ललिता और क्रूर जैसे क्षत कबीले के एल्डर्स से भी अधिक थी, जो सभी षष्ठम विपत्ति लोक के अंधकार दानव थे। तो शूर कबीले का महा एल्डर, जो सिर्फ पंचम विपत्ति लोक का अंधकार दानव था, उसका सामना कैसे कर सकता था? दिवाकर की ताकत से पंचम विपत्ति लोक के अंधकार दानव को मारना बच्चों का खेल था। उसके लौ, हस्त, दमन और मकरंद के शूर कबीले के प्रमुख होने के कारण शूर कबीले के किसी भी एल्डर की उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। इस पद्धति का उपयोग करके शूर कबीले को अपने में मिलाने के बाद विराट के षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार ने केवल क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व करके आसपास के छोटे कबीलों का सफाया नहीं किया, जैसा कि वह पहले कर रहा था। इसके बजाय उसने कुछ को नष्ट कर दिया और कुछ को अपने में मिला लिया। इस पद्धति के माध्यम से कंटक महाद्वीप पर उसके नियंत्रण वाले कबीलों की संख्या में वृद्धि हुई और क्षत कबीले की ताकत मजबूत हो गई। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। कंटक महाद्वीप, कपाल कबीला। प्रमुख, अब हम क्या करें? कपाल कबीले के महा एल्डर पराशर की दिव्य चेतना के अवतार ने क्षितिज से पूछा। जैसे ही लोहित कबीले और क्षत कबीले के बीच महायुद्ध की खबर फैली, महा एल्डर पराशर और तीसरे एल्डर बद्रिक, जो कपाल कबीले की सेना का नेतृत्व करके भैरव कबीले की ओर जा रहे थे, उन्हें भी यह खबर मिली। खबर मिलने पर पराशर और बद्रिक बेहद हैरान रह गए। हिरण्य और जटासुर पहले उनके कपाल कबीले में एक साथ आए थे और उनसे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए सेना भेजने का आग्रह किया था। केवल 2 या 3 साल ही बीते थे और उनके कपाल कबीले की सेना अभी भैरव कबीले तक नहीं पहुंची थी। तभी लोहित और क्षत कबीलों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिससे शक्ति सिंधु महाद्वीप और कंटक महाद्वीप को जोड़ने वाला स्थानिक मार्ग भी नष्ट हो गया। यह खबर पाकर पराशर और बद्रिक कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उनके कपाल कबीले की मूल योजना भैरव कबीले में सेना भेजकर क्षत और लोहित कबीलों के साथ मिलकर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने की थी। अब इससे पहले कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला कर पाते, लोहित और क्षत कबीले आपस में लड़ रहे थे। यहां तक कि शक्ति सिंधु और कंटक महाद्वीपों को जोड़ने वाला स्थानिक मार्ग भी नष्ट हो गया था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? भैरव कबीले की ओर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनके पास कपाल कबीले में एक दिव्य चेतना अवतार भेजकर अपनी अगली कार्रवाई के लिए क्षितिज से परामर्श करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वरा का सफाया करने की लड़ाई में क्षितिज गंभीर रूप से घायल हो गया था और वर्तमान में एकांतवास में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। लेकिन इस घटना की भयावहता को देखते हुए पराशर और बद्रिक के पास क्षितिज को सतर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिरण्य और जटासुर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पराशर और बद्रिक की बात सुनकर क्षितिज ने भौहें सिकोड़ लीं। वह कंटक महाद्वीप पर वापस आए अभी केवल 2 या 3 साल ही हुए थे और यह सब हो चुका था। इसके अलावा हिरण्य और जटासुर पहले युद्ध में शामिल होने के लिए उन्हें मनाने के लिए एक साथ कपाल कबीले में आए थे। उन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं लग रहा था, लेकिन अब वे एक बड़े युद्ध में टूट गए थे। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वे इतने कट्टर दुश्मन बन गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इतना बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ? लोहित कबीले और क्षत कबीले के बीच इस स्तर का युद्ध कंटक महाद्वीप के इतिहास में अभूतपूर्व था। हालांकि कंटक महाद्वीप के कबीलों के बीच पूरी तरह से सामंजस्य नहीं था और कभी कभी छोटे कबीले एक दूसरे से लड़ते भी थे, लेकिन कम से कम 3 प्रमुख मध्यम आकार के कबीलों ने कभी कोई सच्चा युद्ध नहीं लड़ा था। यहां तक कि अगर उनके बीच कोई संघर्ष होता भी था तो वे केवल छोटी मोटी झड़पें होती थीं। अधिक से अधिक उनकी अधीनस्थ इकाइयों के बीच घर्षण होता था, लेकिन इस स्तर का बड़े पैमाने का युद्ध कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि दोनों कबीलों के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल हुए थे। क्षितिज इस बात से पूरी तरह हैरान था। कुछ देर सोचने के बाद क्षितिज ने अपना संचार टोकन निकाला और हिरण्य और जटासुर से संपर्क करके उनसे युद्ध छिड़ने का कारण पूछा। हालांकि कुछ पूछताछ के बाद क्षितिज की त्योरियां और भी गहरी हो गईं। हिरण्य और जटासुर दोनों ने घटनाओं का अपना अपना संस्करण दिया और एक दूसरे पर संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया। जटासुर ने हिरण्य पर उनके क्षत कबीले के खिलाफ साजिश रचने, क्षत कबीले और छोटे कबीलों के बीच कलह पैदा करने का आरोप लगाया, जिससे क्षत कबीला कंटक महाद्वीप पर सभी का निशाना बन गया। उसने कहा कि हिरण्य का इरादा उनके क्षत कबीले और छोटे कबीलों के बीच गठबंधन को कमजोर करना था और फिर अवसर का लाभ उठाकर उनके क्षत कबीले पर अधिकार करना था। दूसरी ओर हिरण्य ने जटासुर पर मनुष्यों के साथ मिली भगत करने और अंधकार दानवों का गद्दार होने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप की घटनाएं जटासुर द्वारा रची गई पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी, जिसका उद्देश्य उसे भैरव कबीले में फंसाना और फिर घात लगाकर उसे मारना था। दोनों अपनी अपनी कहानियों पर टिके रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और एक पल के लिए क्षितिज को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। पराशर, बद्रिक, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्षितिज ने पराशर और बद्रिक के आध्यात्मिक अवतारों की ओर देखते हुए पूछा। हिरण्य और जटासुर ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई लगती है। स्थिति के बारे में मेरी समझ सीमित है और मैं यह नहीं बता सकता कि कौन झूठ बोल रहा है, पराशर ने झिझकते हुए कहा। ऐसा लगता है कि इस मामले की वास्तव में गहन जांच की आवश्यकता है, क्षितिज ने कहा। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। लोहित कबीले और क्षत कबीले के बीच इतने बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था, जिसने हिरण्य और जटासुर के आध्यात्मिक अवतारों को भी नष्ट कर दिया था। इसके अलावा दोनों लोग आपसी चोट लगने तक लड़े थे।
यह मामला कंटक महाद्वीप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्षितिज को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे कोई न कोई अज्ञात घटना रही होगी जिसके कारण हिरण्य और जटासुर के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद क्षितिज अब स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना एकांतवास जारी नहीं रख सकता था। उसने व्यक्तिगत रूप से कपाल कबीले के एल्डर्स को मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया। जहां तक उस 3 करोड़ की सेना की बात है जिसे कपाल कबीले ने पहले ही भैरव कबीले की ओर भेज दिया था, क्षितिज ने उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने और पहले लोहित कबीले और क्षत कबीले के बीच युद्ध के कारण की जांच करने का आदेश दिया। क्षितिज के आदेश प्राप्त करने के बाद कपाल कबीले ने जांच के लिए अपनी सभी सेनाओं को जुटा दिया। पराशर और बद्रिक भी खाली नहीं बैठे थे। कपाल कबीले के ये 2 अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गए थे। उन्होंने कपाल कबीले की 3 करोड़ की सेना को उसी स्थान पर तैनात रहने का आदेश दिया, जबकि वे दोनों पूरी गति से भैरव कबीले की ओर उड़ चले। इस मामले की गहन जांच करने के लिए उनका मानना था कि उस स्थान की जांच करके शुरुआत करना आवश्यक था जहां घटना घटी थी। 3 करोड़ की सेना की बाधाओं के बिना अष्टम विपत्ति लोक के 2 विशेषज्ञ बहुत तेजी से यात्रा कर सकते थे। इसके अलावा 2-3 साल के मार्च के बाद उनकी सेना भैरव कबीले के काफी करीब पहुंच चुकी थी। पराशर और बद्रिक केवल आधे महीने की उड़ान में भैरव कबीले तक पहुंच गए। भैरव कबीले के पूर्व क्षेत्र में हुई तबाही को देखकर पराशर और बद्रिक पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें केवल लोहित और क्षत कबीलों के बीच एक बड़े युद्ध की खबर मिली थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़ाई कितनी क्रूर रही थी। उजड़ी हुई धरती अंधकार दानवों के शवों से पटी पड़ी थी। नष्ट हुए अंधकार दानव योद्धाओं की संख्या अज्ञात थी। इस युद्ध से संभवतः लोहित और क्षत दोनों कबीले पंगु हो जाएंगे। जटासुर और हिरण्य के बीच ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसके कारण इतनी भयंकर लड़ाई हुई? अष्टम विपत्ति लोक के दोनों अंधकार दानव अपने सामने के दृश्य से सचमुच स्तब्ध थे। आसपास के इलाके का सर्वेक्षण करने के बाद पराशर और बद्रिक ने आगे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आसपास के कई कबीलों महाकाल, अंधक और तप्त बालू की जांच करने का निर्णय लिया। हालांकि जब वे इन कबीलों में पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भी इसी तरह तबाह पाया जो पूरी तरह से समतल हो गए थे। स्पष्ट रूप से भैरव कबीले से सटे ये कबीले भी भयंकर युद्ध से प्रभावित हुए थे और पूरी तरह से मिट गए थे। यह देखकर पराशर और बद्रिक असहाय महसूस करते हुए केवल आसपास के इलाके की अपनी खोज जारी रख सके। कंटक महाद्वीप। विराट के षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार ने क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व किया और सभी दिशाओं में लगातार हमले शुरू किए। वे जहां भी गए अजय रहे। कोई भी कबीला उनकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सका। आत्मसमर्पण करने वाले शूर कबीले ने भी क्षत कबीले की सेना की विजयों में शामिल होने के लिए बड़ी सेनाएं भेजीं। छोटे कबीलों ने एकजुट होकर विराट के षष्ठम विपत्ति लोक के पुतला अवतार की क्षत सेना का विरोध करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी हार गए। विराट के षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार के नेतृत्व वाली यह विशाल क्षत सेना अविश्वसनीय रूप से मायावी और अप्रत्याशित थी, जिससे उसे पकड़ पाना पूरी तरह से असंभव हो गया। छोटे कबीलों के गठबंधन ने औपचारिक हमला भी शुरू नहीं किया था कि इस सेना ने पीछे से उनके गढ़ों का सफाया कर दिया। अपनी बेहतर संख्या और कई मुखबिरों के बावजूद छोटा कबीलाई गठबंधन सेना की गतिविधियों का सटीक पता नहीं लगा सका और इसे रोकने में शक्तिहीन था। इसके अलावा जब वे हमला करने के लिए अपनी सेना को विभाजित करते थे तो वे इस विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर पाते थे। इन परिस्थितियों में छोटे कबीलों के गठबंधन भयभीत थे। कई कबीलों में अब क्षत कबीले की सेना का सामना करने का साहस नहीं था। उनके दिमाग में क्षत सेना अजेय थी, एक अपराजित आकाशीय शक्ति। सच तो यह है कि विराट की सफलता केवल क्षत कबीले की सेना के कारण नहीं थी। वास्तविकता में क्षत कबीले की विशाल सेना के अलावा कंटक महाद्वीप पर युद्ध छेड़ने वाली एक अन्य शक्ति विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व की जाने वाली रून सेना थी। जबकि विराट का षष्ठम विपत्ति लोक का पुतला अवतार खुले में क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसके स्वर्ण नाग अवतार के नेतृत्व में रून सेना गुप्त रूप से काम कर रही थी। ये दोनों सेनाएं एक खुले तौर पर और दूसरी गुप्त रूप से प्रभावी ढंग से समन्वय कर रही थीं। विराट द्वारा पहले से ही विभिन्न कबीलों के पास तैनात किए गए स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों के साथ मिलकर उनकी गतिविधियां अविश्वसनीय रूप से मायावी और अप्रत्याशित हो गईं। इसके अलावा दिवाकर, पवन, सूर्यवीर, शेखर और दुष्यंत जैसे तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों की सहायता से जो छोटे कबीलों की सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, कंटक महाद्वीप के छोटे कबीले संभवतः कैसे टिक सकते थे? क्षत कबीले की सेना के खिलाफ एकजुट होने का उनका प्रयास एक मजाक था, विशेष रूप से विराट के स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों को देखते हुए। इन स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों से जुड़े होने के कारण विराट का स्वर्ण नाग अवतार और उसकी ताबीज सेना इन कबीलों में किसी भी समय कहीं भी प्रकट हो सकती थी। इससे पहले कि उनकी सेनाएं आधिकारिक रूप से एकजुट हो पाती, वे पहले ही एक एक करके पराजित हो रही थीं। तो वे एकजुट कैसे हो पाते? एक के बाद एक युद्ध के बाद बाहरी लोगों को क्रूर के नेतृत्व वाली कबीले की सेना अजेय, एक मुख्य रणनीतिकार और बेजोड़ लगने लगी। इससे छोटे कबीले भयभीत हो गए। अंततः विराट को उन छोटे कबीलों के नेताओं को गुप्त रूप से खत्म करने या तलवार संप्रदाय के योद्धाओं से उन्हें नियंत्रित करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। छोटे कबीलों ने क्षत सेना के आने की खबर सुनते ही आत्मसमर्पण कर दिया। केवल 6 महीनों में विराट के षष्ठम विपत्ति लोक के पुतला अवतार ने क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व करते हुए 50 से अधिक छोटे कबीलों को अपने में मिला लिया था और 30 से अधिक को नष्ट कर दिया था। उनकी दुर्जय उपलब्धियों ने पूरे कंटक महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया। इस आश्चर्यजनक रिकॉर्ड ने क्षत कबीले के भीतर विराट की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया, जिससे उसका षष्ठम विपत्ति लोक का पुतला अवतार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया। शुरुआत में क्षत कबीले के भीतर विराट के षष्ठम विपत्ति लोक पुतला अवतार के उपयोग का विरोध करने वाली कई आवाज